बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। आप सब जानते हैं पीएसएल का मेला सजा हुआ है, एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है और इस पर डिस्कशन भी हम जारी रखेंगे। मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं मैं नाहिल शेख और हमें हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इजहार बाजवा ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा कि कल बड़ा ज़बरदस्त एक और मुकाबला हुआ और उसमें हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने 4 विकेटों से कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त दी। बड़ा शानदार मुकाबले हो रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बनता चला जा रहा है। टीम्स की सबसे मेनली बात की जाए तो कम्बिनेशन की हम जो बात कर रहे हैं, जेलिन की बात कर रहे हैं, वो ग्रेजुअली अपनी जो प्लेइंग 11 है उसकी तरफ हर टीम का एक जर्नी चलता चला जा रहा है, ताकि उनकी फाइनल 11 जब सेटल हो जाए तो फिर ओबियसली उनकी नेक्स्ट गेम्स के अंदर टीम सिलेक्शन में फ़ायदा होगी। इसी तरह आज एक और मैच भी खेला जाएगा जिसमें लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर मध्य मुकाबल होंगे, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। जी मनाइल। अच्छा इरफान, कल के मैच के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसा हमने स्टार्ट देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और फिर उनकी हार की वजह क्या बनी? देखें, ये हम हर मैच में कोयटा के हवाले से डिस्कशन करते चले जा रहे हैं। कोयटा मेरा ख्याल है 2 चीज़ों में मिस्टेक कर रही है। एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे हैं अपने ओपनिंग पेयर के ऊपर। जैसे हम जानते हैं कि मार्टिन गप्टिल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, स्ट्राइकर बड़े ज़बरदस्त हैं। जेसन रॉय की बात करें तो वो भी इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और मेरा ख्याल है वन ऑफ द फाइनेस्ट और हार्ड हिटिंग ओपनर हैं। जब आप बहुत ज़्यादा रिलाय करते हो किसी भी एक या 2 प्लेयर के ऊपर तो वो आपका बर्डन तमाम मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर पे आ जाए। फिर इसी तरह आप मुझे जो सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है, उनको अपनी लाइनअप में 3 और 4 का मसला आ रहा है, किसको भेजना चाहिए। एक तो आपने देखा कि पहले 2-3 मैचेस में उमर अकमल थे, फिर उनको ड्रॉप किया गया, सरफराज खुद ऊपर वाले नंबर पे आए। फिर चौथा एक मसला नज़र आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि बैटिंग लाइनअप के ऊपर कोई उनका प्लेयर ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ी हार्ड हिटिंग करता हो। अच्छा इरफान, यहाँ पे जो आप लाइनअप की बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ के ऊपर भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर एक्सप्रेस किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। यूजली आप लोग भी बात करें कि उनको ऐड तो कर लिया गया है टीम में, लेकिन जिस नंबर पे उनको बैटिंग लाइनअप में भेजा जा रहा है वो सूटेबल नहीं है। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि कम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। हफीज़ जैसा सीनियर प्रो इनिंग्स को एंकर कर सकता है, हिटिंग जहाँ रिक्वायर्ड है वो भी कर सकता है। अब ये देखेंगे कि आप उनसे बॉलिंग भी नहीं करा रहे, बैटिंग भी नहीं वो कर पा रहे, तो फिर एक तो वेस्ट कर रहे हैं आप ऐसे सीनियर प्रो को। अगर आपने एडवाइस लेनी है, कुछ ऐसा करना, तो सरफराज के होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि उनके हफीज़ जैसे प्लेयर की एडवाइस की ज़रूरत है। हाँ, आपको ऑब्वियसली सीनियर प्रो हेल्प करता है, बट हफीज़ का जो नंबर बनता है इस सिचुएशन के अंदर, जो इनका बैटिंग लाइनअप नज़र आ रही है, वो नंबर 3 ही बनता है। फिर आप इफ्तिखार का रोल आप देख रहे हो कि वो भी थोड़ा शुरू में अर्ली ऑन टाइम लेते हैं, फिर हिटिंग की तरफ जाते हैं। फिर इसी तरह ओडेन की बात करें, ओडेन स्मिथ, तो वो भी आपको लेट मिडल ऑर्डर में बहुत बड़े हिटर नहीं है। नवाज़ की भी हम देख रहे हैं कि रीसेंट फॉर्म कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो ये मेरा ख्याल है एक सबसे बड़ा फैक्टर। और प्लस अगर हम देखें तो बॉलिंग लाइनअप उनकी काफ़ी स्टेबल है, बेहतर है, बट स्पिनिंग डिपार्टमेंट में जब चेस की तरफ वो बाद में बॉलिंग करते हैं तो फंसते हैं, क्योंकि बॉल ड्यू फैक्टर जब आता है तो स्पिनर के लिए बॉल ग्रिप करना मुश्किल होता है। नवाज़ को भी हमने देखा रन काफ़ी कंसीड किए, इसी तरह दूसरे स्पिनर का भी हमने देखा कि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रन कंसीड किया, दो के दोनों ने एक विकेट ली। तो ये एक प्रॉब्लम है। जहाँ तक उनके पेस एंड बैटरी की बात करें, हसनैन नसीम शाह, हसनैन ने तो वन ऑफ द बेस्ट स्पेल कर दिया, पीएसएल का 30 रन दे के 3 आउट किए, तो वो डिपार्टमेंट तो उनका सिक्योर है काफ़ी हद तक। बट जब तक बैटिंग की बात है, मेरा ख्याल है राइट कम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। ज़हर, आप इसमें कोई पॉइंट ऐड करें। कल के मैच को अगर हम एनालाइज करें तो एक तो टॉस बड़ा क्रूशल था। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग की तरफ। दूसरे टॉस का इसलिए क्रूशल था, एक तो जब उन्होंने बॉलिंग की उस टाइम स्विंग बहुत हो रही थी और जो उन चेंजेस लेके आए, अरशद इकबाल को लेके आए, उसके इसके एडिशन से जो पावर प्ले बॉलिंग थी पेशावर ज़ल्मी की, वो बहुत एक्सेलेंट थी। 26 ओवरों में 4 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 26 रन दिए। आप गप्टिल और रॉय जैसे बैट्समैन जो कि वर्ल्ड आउट क्लास बैट्समैन है, अपनी टीम्स के लिए बहुत बेहतर तरह से उन्होंने ओपनिंग की है। रॉय इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छे ओपनर हैं, न्यूजीलैंड के लिए गप्टिल खेलते रहे। उन जैसे आउटस्टैंडिंग बैट्समैन को अगर आप पावर प्ले में सिर्फ 24 रन दे रहे हैं तो ये आपकी एक्सीलेंट बॉलिंग है। एग्जैक्टली, पावर प्ले में उनको काफी कंटेन करके रखा। पहला उनका जो रन था वो ही आई थिंक 11वीं बॉल के ऊपर था। एग्जैक्टली, और उसके बाद पावर प्ले की आखिरी बॉल में जिमी नीशम ने जो रॉय को आउट किया, उससे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर। एक तो या तो अगर आप स्टार्ट स्लो करो, उसके बाद स्लो स्टार्ट करने के बाद में सेट होने के बाद अगर आप हिटिंग कर लो तो आप अपने स्लो स्टार्ट को ओवरकम कर लेते हो। लेकिन आप स्टार्ट भी स्लो करो और जब बात हिटिंग का है तब आप आउट हो जाओ तो ये आने वाले प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल। दूसरे हवाले से टॉस इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि एक तो स्विंग हो रही थी बॉल स्टार्ट में, दूसरा जब सेकंड हाफ में जब ड्यू हो रही थी
ड्यू आ गई, ड्यू आने की वजह से बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी। जो मोहम्मद नवाज बहुत अच्छे स्पिनर है, कैस अहमद भी बहुत अच्छे स्पिनर है, लेकिन ड्यू की वजह से वो बॉल को ग्रिप नहीं सही तरह कर पा रहे थे और जो टर्न वो एक्सपेक्ट उनसे होती है वो नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हसनैन और नसीम ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए जो दोनों स्पिनर्स हैं कैस अहमद और मोहम्मद नवाज की तरफ से वो एक्सपेंसिव रहे। तीसरी ये बड़ा डिसाइसिव फैक्टर रहा कल के मैच। और बात करते हैं अरशद इकबाल के बारे में, वो इस पे मैं क्रेडिट जहां पेशावर ज़ालमी की मैनेजमेंट को दूंगा, वहाँ हमारे एंकर इरफान ज़हीर साहब को भी मैं क्रेडिट दूंगा। ये पिछले शो में बार बार कह रहे थे कि अरशद इकबाल को इंक्लूड करना चाहिए पेशावर ज़ालमी को। ये एक ऐसे बॉलर हैं जो हार्ड लेंथ पे बॉल कराते हैं और इनके पास वैरायटी भी है, और उनकी एडिशन से बहुत फ़र्क पड़ा पेशावर ज़ालमी के अटैक पे। और वहाब रियाज ने भी अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव किया। पिछले मैचेस में पेशावर ज़ालमी हर 2-3 नो बॉल्स दे रहे थे, लेकिन कल वाले मैच में उन्होंने कोई नो बॉल नहीं दी। ये भी बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है मेरे ख्याल में। इसमें अगर हम जिस तरह क्रेडिट की बात दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है सबसे एक अच्छा इंक्लूजन जहां अरशद इकबाल का था, साथ हम अगर उस्मान कादर की बात करें, उन्होंने 4 ओवर में 26 रन दिए, 2 आउट किए, बड़ी क्रूशल विकेट्स ली। तो उस्मान कादर की बॉल क्योंकि शुरू में जैसे हम बात कर रहे हैं ड्यू फैक्टर नहीं था, उनकी हाइट ज़्यादा है, लूप देते हैं, बॉल फ्लाइट ज़्यादा उसमें होती है, गुगली भी बड़ा अच्छा करते हैं और उनकी बॉल भी बाउंस भी ज़्यादा लेती है, टर्न भी ज़्यादा लेती है। तो वो बड़ी शानदार उनकी बॉलिंग थी, बड़ी अच्छी लेंथ के ऊपर उन्होंने सारी बॉल्स की, उन्होंने 2 बड़ी शानदार विकेट्स भी ली। तो मेरा ख्याल है कि जो की स्पेल था वो इस अगर देखा जाए पेशावर ज़ल्मी की तरफ से तो वो उन्हीं का था। और उस्मान कादर की अगर हम जहाँ तक बात करें, फिर चेस की तरफ हम जब आए पेशावर ज़ल्मी के, तो जो खूबसूरत स्टार्ट हारिस ने दिया। देखिए हारिस, हम हमेशा वर्ल्ड कप से बात कर रहे हैं, मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि ये तो पाकिस्तान टीम के इंक्लूजन होनी चाहिए। जिस तरह वो दिलेरी से खेलता है, 9 गेंदों पे 18 बनाए, बट एक उस पर गिला भी बनता चला जा रहा है कि वो हर मैच में 25-30 इतना करके विकेट अपनी थ्रो कर देता है। देखिए यंगस्टर के अंदर एनर्जी होना, आपका सब कुछ होना, एनर्जेटिक होना, दैट इज़ ऑल फाइन, बट रश ऑफ ब्लड के अंदर आपको अपनी विकेट की वैल्यू भी करना पड़ेगी। किसी भी क्रिकेट फॉर्मेट को देखें तो जो प्लेयर अपनी विकेट की एक वैल्यू रखता है, उसकी एक प्राइस रखता है, वो थ्रो नहीं करता, वो लेजेंड बनता है, वो सुपरस्टार बनता है। तो हारिस को एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि मेरे पास सारी तरह की शॉट्स हैं, और मेरा ख्याल है ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, ही इज़ द ओनली प्लेयर पूरी PSL में कि जो इसके पास फ्री फ्लोइंग खेल रहा है। पाकिस्तानी प्लेयर की बात करें, फॉरेन प्लेयर के हवाले से हम सेपरेट डिस्कशन करते हैं कि वो किस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। हमारा कोई पाकिस्तानी प्लेयर इस तरह की फ्री फ्लोइंग इनिंग्स नहीं खेला, बट जो ग्लिम्पसेस नज़र आ रही हैं वो हमें सायमा अयूब में भी नज़र आई और हारिस में भी नजर आई। तो वो था। फिर इसी तरह अगर हम थोड़ा सा देखें कि जब 2-3 विकेट 3 गिर गई हसनैन का शानदार स्पेल के बाद, तो जिस तरह की खूबसूरत इनिंग्स हमने जेम्स नेशम की देखी, बहुत आउटस्टैंडिंग, 23 बॉलों पे 38। फिर इतना पॉल की बात करें, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, उन्होंने 36 बनाए 23 बॉलों पे। वो मेरा ख्याल है उन्होंने मैच बिल्कुल सिंगल हैंडली अवे कर दिया था ओपोजिशन से, कोयटा ग्लैडिएटर से। तो फिर उसको फिनिश आके ओबियसली वहाब रियाज और डसन शानिका ने किया, बट क्रेडिट इन दोनों को देना चाहिए। और फिर हमने सब जानते हैं कि जिमी नेशम ने तो अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से एक आउट भी किया, फील्डिंग भी अच्छी की, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। बट मेरा ख्याल है कि अगर ये किसी तरह विक्ट्री दिलवा जाते, अगर हम हसनैन की बात कर रहे हैं, तो शायद इस टाइम PSL का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल हम कह सकते हैं। एहसानुल्लाह के स्पेल की तो हमने हमेशा बहुत बात की, वे भी उसके करीब था, आल्दो कि इन्होंने 3 आउट किए, बट बहुत खूबसूरत स्पेल था ये। अच्छा, मेरे ख्याल में ये सरफराज से कल जो कैप्टनसी के हवाले से मिस्टेक हुई, जब उन्होंने हसनैन ने 3 विकेट्स ले ली थी, उस टाइम उन्हें एक आधा ओवर उन्हें शायद उस टाइम और देना चाहिए था, इसकी बजाय कि जो उन्होंने नवाज और कैश को लेकर आए, पे शुरू में बॉल स्विंग करी थी, पावर प्ले ओवर्स में बॉल शाइनी बॉल थी, तो नसीम और हसनैन को उन्हें ज़्यादा ओवर्स देनी चाहिए थी, इसकी बजाय कि नवाज और कैश को लेकर आए। अगर उस टाइम एक आधी विकेट और गिर जाती तो पेशावर ज़ालमी पे ज़्यादा प्रेशर आना था और हो सकता है वो ये टारगेट डिफेंड कर लेते हैं। और दूसरा उसमें यह है कि आपका जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करते हैं, जब चीज़ें ठीक ना हो रही तो कैप्टन को सीजन, मेरा ख्याल है कि सरफराज जितने भी 6 कैप्टन हैं तो सबसे सीजनड है और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, बट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आ नहीं रही इनकी तरफ से। आपको देखें, जब आपके हफीज़ की जैसे हम बात कर रहे हैं, फिर बंगल ज़ई है इनके पास, आप इन दोनों प्लेयर में से किसी को ऊपर भेज के चांस ले सकते हैं और उसको फ्री हैंड दिया जा सकता है कि जाएं और पूरी अटैकिंग क्रिकेट खेलें। वो नजर नहीं आई। नवाज को नंबर 3 भेज सकते हैं। तो इस तरह की जब तक चेंजेस नहीं करेंगे, कम्बिनेशन इनका नहीं बन पा रहा। मिडिल ओवर सबसे क्रूशियल ओवर होते हैं T20 के अंदर। पावर प्ले की अपनी इंपॉर्टेंस है, पावर प्ले में तो चले इनके पास दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स अवेलेबल हैं, बट जो मिडिल ओवर में अगर वो आउट हो रहे हैं तो मिडिल ओवर में ये फंस रहे हैं। उसका ओवरकम करने के लिए नवाज या बंगल ज़ई या हफीज़ में से जिसको भी ये समझते हैं कि ऐसा प्लेयर है जो हिटिंग भी उसमें कर सकता है,
जो छठे ओवर से लेके 12वें ओवर का जो स्पैन है जिसमें इनकी टीम एक शेल में जा रही है और रन्स नहीं कर पा रही, कल का अगर हम देखें तो 100 स्कोर इनका 15वें ओवर में जाके हुआ, तो 155 तो पहले ही आपका कम टोटल है। एटलीस्ट ये जो कंडीशन है ये कम से कम भी मेरा ख्याल है कि 180 या 185 होनी चाहिए। मैं एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ऐड करना चाहूँगा। पहले 13 ओवरों में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 57 रन्स किए एट 4.3 रन्स पर ओवर। उसके बाद जो आखिरी 7 ओवर्स हैं उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 97 रन्स किए एट 14 रन्स पर ओवर। ये शो करता है कि इन्होंने कितना ज्यादा अपनी डेथ आखिरी ओवरों पे रिलाई किया। सरफराज और इफ्तिखार की जब पार्टनरशिप। और एक और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने से गुजरी, कल मैं वहाब रियाज का इंटरव्यू सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने बड़ी मजे की बातें की। उनको जब से इफ्तिखार ने 6 छक्के मारे हैं एक ओवर में तो वो हर कोई उनसे इस बारे में पूछ रहा है। कल भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यार वो एग्जीबिशन मैच था, एग्जीबिशन मैच में बंदा अपना 100% नहीं दे रहा होता तो छक्के पड़ जाते हैं। जो कंपेटिटिव मैच होता है उसमें और बंदे का माइंडसेट होता है और एग्जीबिशन मैच में और माइंडसेट होता है। दूसरा, दोबारा उनसे जब बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में पूछा गया कि पहले आप पेशावर ज़ालिमी के कैप्टन थे, बाबर आजम कैप्टन बन गए तो आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं? कहते मेरे लिए तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं अभी भी मैं चाहता हूँ कि मैं इससे मुझे मौका मिल गया कि मैं अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकूँ और शायद इसकी बॉलिंग पे एफर्ट करके मैं पाकिस्तान टीम में कम बैक करने का मैं ख्वाहिशमंद हूँ। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन दैट इवन एट दिस पॉइंट इन हिज करियर ही वांट्स टू मेक अ कम बैक टू पाकिस्तान साइड। हाँ, लेकिन उसमें उनको थोड़ा सा ना, जो मेरा ख्याल है, उनको अपनी फिटनेस पे भी काम करना पड़ेगा। नो बॉल का इनका इशू तो हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से परसिस्ट कर रहे हैं। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए, फील्डिंग में भी लैप्सेस हुए। वो शो कर रहा है कि शायद कई फिटनेस के थोड़े मसले मसाइल उनको हैं। अभी हमें ये भी न्यूज़ आ रही है कि आमिर के भी कोई इंजरी सीरियस हो रही है। आज हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या वो इस पूरा इवेंट को मिस करेंगे या कम बैक कर लेंगे। आज वो भी उन्होंने एक और बड़ी मजे की बात की, मैं ऐड करना चाहूँगा। वो साइम अयूब के बारे में आजकल बड़ी हाइप है। कहते हैं कि यार उस लड़के को इतना ज़्यादा ओवर हाइप हमें नहीं करना चाहिए। येस ही हैज़ अ पोटेंशियल, लेकिन उसको इसके साथ हमें एक तो पेशेंस अडॉप्ट करनी चाहिए। वी शुड गिव हिम टाइम और अगर वो मेहनत करेगा तो फिर वो पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल सकता है। तो वी शुड इससे एक ज़रूरत से ज़्यादा हमें हाइप नहीं करनी चाहिए उसके बारे में। अच्छा इरफान, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बात हो रही है। हमने देखा कि जब से पीएसएल पाकिस्तान में उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन दुबई में तो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती थी। तो इसमें क्या कंपैरिजन है? देखिए, पहले 4 या 5 सीजन में देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर सबसे सक्सेसफुल साइड भी नजर आती है। 2-3 दफ़ा का फाइनल खेल चुकी है और उसके अलावा हमेशा प्ले ऑफ में आती रही है। खासतौर पे लास्ट सीजन से तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत डिक्लाइन की तरफ गई है। कम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, जिस पे मैं हमेशा बड़ा एम्फसाइज कर रहा हूँ। शॉन वॉटसन थे इनके पास, अहमद शहजाद भी थे, फिर उमर अकमल भी थे, तो एक अच्छा मिडल ऑर्डर और ओपनिंग का इनका बड़ा अच्छा सिस्टम था। अभी भी बॉलिंग लाइनअप, जैसे मैं कह रहा हूँ, कैस ने अच्छी बॉलिंग की बट बिट्स एंड पीसेज में। नवाज की बात करें, वो उन्होंने भी इसी तरह की बिट्स एंड पीसेज, बट नवाज शुरू से इनके साथ चल रहे हैं। बैटिंग में कहीं ना कहीं ये फंस रहे हैं। और जो मैंने बात की कि छठे से 14वें ओवर तक या 12वें ओवर तक इनका प्रॉब्लम आता है, तो उसके अलावा काफ़ी इनको ये प्रॉब्लम आ रहा है। बट होपफुली ये अभी आज के मैच में ये इसको ड्रेस कर लें, क्योंकि 1-2 मैच और हारे तो फिर शायद ये इनके लिए इसी में कम बैक मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी व्यूअर्स, यहाँ टाइम होता है एक छोटा, जल्द वापस आते हैं, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक इन स्पॉट्स ऑन, और हम PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज भी एक मैच खेला जाएगा, दैट विल बी बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर एंड लाहौर कलंदर। दोनों टीम्स जो हैं अपने लास्ट मैच हार के इस मुकाबले में शिरकत करेंगी। बड़ी एक्साइटमेंट इसकी भी देखा जा रहा है। ओबियसली लाहौर डिफेंडिंग चैम्पियन है, क्वेटा अपनी तमाम तरह की फॉर्म को रीगेन करने की ट्राई कर रही है। तो मेरा ख्याल है एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हम एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, तो इरफान, आज जैसे आपने कहा कि दोनों टीम्स मैच हार के बाद वापस एक दफ़ा आ रही हैं, मध्य मुकाबले होंगी, तो क्या लगता है इनकी अप्रोच में हम क्या डिफरेंसेस देखेंगे, किस नई स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ आएंगी? देखें, लाहौर के लिए तो ये ओबियसली ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये मैच। और हमने जिस तरह बात की थी कि लाहौर के अंदर भी अपनी बैटिंग में कहीं ना कहीं चीज़ें लैग कर रही है। खासतौर पे जो हैरी ब्रुक की बात करें, ये एक ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर था। ओबियसली लाहौर के अंदर ने उसको इस्टेब्लिश किया, दुनिया में पहचान कराई, और वो फिर अब ही इज़ डूइंग वंडर फॉर इंग्लैंड। तो वो हैरी ब्रुक को तो मिस कर ही रहे हैं। साथ मोहम्मद हफीज़ भी मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, जिस तरह वो इनिंग्स बिल्ड करते थे और फिर एक लेके चलते थे। लास्ट PSL के फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच भी थे। तो इन 2 प्लेयर्स का टीम में ना होना ये काफ़ी मैटर करता है। एक मुझे समझ नहीं आ रही लाहौर के अंदर की, बहुत ज़्यादा वो रिलाई कर रहे हैं फ़खर ज़मान के ऊपर। फ़खर ज़मान आप देख लें, जिस मैच में जल्दी आउट होंगे वो फंसते हैं। फिर उसमें हम बात करें तो फिर रज़ा आ जाते हैं, हसैन तलत हैं, ये वो प्लेयर हैं जो शायद वो चीज़ें नहीं कर सकते
जो एक प्रॉपर बैटर जो आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो अब्दुल्ला शफीक के हवाले से मेरा ख्याल है कि इनको करना पड़ेगा कि अब्दुल्ला शफीक को टीम में इंडक्ट करना चाहिए। आल दो कि हम समझते हैं कि वो टेस्ट की कमोडिटी हैं, बट इन लास्ट सीज़न जो खेला था PSL 7 की अगर बात करें तो अब्दुल्ला शफीक ने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आप जब विकेट्स लूज़ कर रहे हो तो एक ऐसा बैट्समैन रखना चाहिए अपने स्क्वाड के अंदर जो कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे, और उनका जो एक कम्बिनेशन बनेगा आई गेस फ़खर के साथ वो बड़ा अच्छा हो सकता है। तो ये ओबियसली उनकी थिंक टाइम के अभी ये 2 मैचेस हुए हैं, दे हैव ए कैपेसिटी कि अभी एक आधे मैच में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट जो मुकाबले होते जाएंगे फिर आपके पास कमबैक के चांसेस कम होते जाएंगे। तो थोड़ी सी बैटिंग की वजह से इनकी जो साइड मुझे नज़र आ रही है लाहौर के अंदर की वीक है। कोयटा की तो हमने ऑलरेडी बड़ी डिटेल में बात कर दी कि इनको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो मंगलजई या नवाज के साथ ऊपर एक को लाना पड़ेगा। अगर दोनों ओपनर में से दोनों लेट्स सपोज आउट हुए तो फिर तो मस्ट है, बट इन दोनों में से एक कैपेसिटी इस तरह की है दोनों ओपनर्स के पास। जैसे रोई की बात करें, मार्टिन गप्टिल की बात करें कि दोनों में से अगर एक भी विकेट पे खड़ा रहता है तो जो आपकी रिक्वायर्ड रन रेट है 8 या 9 रन पर ओवर वो करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये मेरा ख्याल स्ट्रेटजी ये होगी, बड़ी क्लियर है। बॉलिंग लाइन दोनों की बड़ी ज़बरदस्त है। बैटिंग में कहीं ना कहीं मिडल ओवर में दोनों टीमें फंस रही हैं, और टॉस भी मैटर इसमें बहुत हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ड्यू फैक्टर आ रहा है। हम जो मैचेस हो रहे हैं, वेदर आगे हमारा समर की तरफ बढ़ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, तो ड्यू फैक्टर भी आ रहा है। तो ड्यू फैक्टर में सेकंड बैटिंग करना कन्वीनियंट है। इरफान की बात को मैं सेकंड करूंगा। अगर हम लाहौर कलंदर का मिडिल ऑर्डर चेक करें और ओपनर्स मिर्ज़ा ताहिर बेग, उसके बाद शेह होप और कामरान गुलाम, ये तीनों बड़े टैलेंटेड बैट्समैन हैं, लेकिन इनका अगर आप स्ट्राइक रेट देखें दैट इज इन तीनों का अराउंड 120। इजहार, क्या आपको नहीं लगता अब्दुल्ला शफीक, हुसैन तलत, कामरान गुलाम सारे एक तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं? वही मैं अटैकिंग क्रिकेट वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हुसैन, ये तीनों जो बैट्समैन हैं, इन तीनों का स्ट्राइक रेट अराउंड 120 है। 120 का स्ट्राइक रेट अगर आप रन्स पर ओवर में देखें तो 7 रन्स पर ओवर। ये तीनों एंकर का रोल पर प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो T20 में अब लास्ट मैच देख लें जो इनका कराची किंग्स से हुआ, कामरान गुलाम और मिर्ज़ा ताहिर बेग की 41 रन का स्टैंड था, 41 रन फॉर 41 बॉल ऑन 41 बॉल्स। T20 में जब आप 190 के करीब टारगेट चेस कर रहे हैं दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल, और इसी पार्टनरशिप स्टैंड की वजह से लाहौर कलंदर्स पिछला मैच हारे थे। जब ये आउट हुए 7-8 ओवर रह गए थे और 100 से ज़्यादा लाहौर कलंदर को चाहिए था कराची किंग्स। जब इस तरह आप स्लो खेलते हैं मिडिल ओवर्स में, जो एंड पे प्लेयर्स आते हैं, आखिर में प्लेयर्स आते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में, उनके ऊपर जो स्कोरिंग रेट है बहुत ज़्यादा हो जाता है। डेविड वीज़ा, हुसैन तलत और उसके अलावा जो लियाम डॉसन है, ये सिकंदर रजा, ये 3-4 बड़े, इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, तेज पेस पे खेल सकते हैं, हिटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन 7-8 ओवर्स में 100 से ऊपर रन करना एट मोर देन 12 रन पर ओवर दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और ये इनसे मिडिल ऑर्डर में पिछले मैच में बहुत ग्रेव मिस्टेक हुई। दूसरी चीज़, डेथ ओवर में लास्ट मैच में इन्होंने बहुत मार खाई। शाहीन और हारिस रऊफ से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ इन्होंने पहले मैच में 49 रन सेव किए आखिरी 5 ओवर में जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ था, लेकिन जो कराची किंग्स के खिलाफ इनका मैच था उसमें इन्होंने आखिरी 5 ओवरों में 55-60 के करीब रन खाए। तो लाहौर कलंदर्स का जो लाइनअप है वो ऑलरेडी अपनी बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। जब बॉलिंग उनकी 180-190 रन खा लेगी तो उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उसको चेंज कर सके। और अभी भी मेरा ख्याल है कि जितनी भी हमने लाइनअप देखी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप लाहौर कलंदर की है। हारिस रऊफ का हमें पता है, शाहीन का हमें पता है, फिर इसी तरह जमान खान बड़े आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी जब तक ये वेट कर रहे हैं, जैसे हमें जो अफगानिस्तानी राशिद खान जब वो टीम को ज्वाइन करेंगे तो प्रॉपर जो इनकी एक चीज़ लैक कर रही है स्पिनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, आल्दो के सिकंदर रजा बड़ी अच्छी मिस्ट्री स्पिनिंग के तौर पे वो डेवलप कर रहे हैं अपनी तमाम स्पिनिंग डिपार्टमेंट को, बट वो चीज़ जो राशिद खान से हम एसोसिएट करते हैं वो इनके पास नहीं है। दूसरा ये कि जो आपने पॉइंट उठाया कि थोड़ा स्लो खेलते हैं, अब लास्ट 2-3 ईयर से अगर आप T20 को देखें तो उसके भी डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अब वो उस तरह की कन्वेंशनल T20 नहीं होती। पहले होता था कि आप पावर प्ले में मारते थे, फिर आप 6 ओवर से लेके 12-13 ओवर तक रुकते थे, फिर आप आखिरी 4-5 ओवर मारते थे। बट अब जो 2-3 ईयर से हम देख रहे हैं T20 मॉडर्न जिसे क्रिकेट हम बोलते हैं, साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाती है, उसके अंदर आप रुकते कहीं नहीं है। अब आपने जैसे पावर प्ले अटैक करते हैं, पावर प्ले को आपने यूज़ किया, आपने कोशिश की कि हमने 60 या 65 रन या 70 तक अगर बहुत अच्छी हिटिंग हो रही है किया, उसके बाद आप क्या करते हो 6 से लेके 12वें ओवर तक एक और फेज में लेके जाते हो जिसमें हम कह सकते हैं कि 7 to 8 रन पर ओवर तक आप खेलते हो।
फिर आप कोशिश करते हो लास्ट 5 to 6 ओवर के अंदर टोटल कंप्लीट पावर हिटिंग की तरफ। तो अब कुशन जो बॉलर्स को देने वाला मामला है या रिलैक्स करने वाला मामला है वो तो बिल्कुल ही T20 में ख़त्म हो गया। अब तो आप समझ लें डे बॉल 1 से लेके बॉल लास्ट तक आपने हर बॉल पे ही स्ट्राइक करने की ट्राई करनी है या रन्स बनाने की कोशिश करनी है। बट इंटेलिजेंस इसमें बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह प्लान करते हो, क्या दोनों एंड से आपने हिटिंग करनी है या एक एंड पे रुकना है अगर विकेट्स गिर गई हैं। तो ये मेरा ख्याल है वो टीमें मस्ट सर्वाइव करेंगी या ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करेंगी जिनका नंबर 3 या नंबर 4 का बैटर बहुत अच्छा है। आप ये देख लें दोनों साइड का जो प्रॉब्लम हमने डिटेल में डिस्कस किया, इन दोनों टीमों का नंबर 3 और नंबर 4 डिसाइड ही नहीं है अभी तो किसको होगा, और खिलाना भी है तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है। इरफान साहब, लाहौर कलंदर्स जब अपनी इस दफ़ा प्लेयर्स चूज कर रही थी तो वहाँ पे उनसे कोई लैकिंग हुई कि उन सही कॉम्बिनेशन नहीं बना उनसे इस दफ़ा? देखिए ड्राफ्ट के अंदर तो उन्होंने पिक किया हुआ था हैरी ब्रुक को, वो फिर अपनी मसरूफियत और फिर उनके अपने बोर्ड ने शायद उनको परमिशन नहीं दी, वो नहीं आ सके। अगर आप इसी लाइनअप के अंदर ब्रुक को ऐड कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक हफीज़ नहीं भी होते तो वो कवर कम कर जाते हैं। लेकिन वो उसके बावजूद उनका ना आना, ये तो सारी चीज़ें आपको पहले देखना पड़ेंगी ना। आप जब ड्राफ्ट करते हो प्लेयर से बोर्ड से परमिशन के बाद NOC लेने के बाद आपको करना चाहिए। और अब वो ओबियसली जैसे टेस्ट की टीम का भी पार्ट है, उसके स्क्वाड का भी मेंबर है, तो उस मसरूफियत की वजह से प्रॉब्ली उनके बोर्ड ने ECB ने उनको अलाउ नहीं किया जाने के लिए। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए पहले, और आदो होता भी ऐसा ही है, बट कहीं ना कहीं फिर मेरा ख्याल है मिसकम्युनिकेशन किसी पार्ट पे रह गई जिसकी वजह से वो नहीं उसको ज्वाइन कर सके। इस मैच में भी टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर टॉस जीतती है, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो नेचुरली चेस करने की तरफ जाएगी। लेकिन वेदर लाहौर कलंदर्स विन द टॉस, उनके लिए बड़ा क्वेश्चनेबल चीज़ है कि वेदर दे शुड गो फॉर चेज और टारगेट सेट करें, क्योंकि जिस टीम की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी कोशिश होती है कि सेकंड इनिंग्स में वो स्ट्रेंथ पे खेले। ठीक है। तो लाहौर कलंदर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है, तो इस लिहाज से अगर वो टॉस जीते हैं तो मेरे ख्याल में तो शायद उन्हें बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग करके एक टारगेट सेट करें जिस तरह उन्होंने पहले मैच में किया था 160-70 का। और जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप लाहौर कलंदर्स के पास है, अगर 160-170 ऑन बोर्ड वो पुट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में उनके पास पोटेंशियल है कि कोयटा को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकें। नहीं, वैसे तो कोई डाउट नहीं है जो आपने कहा, वो बिल्कुल दे कैन डू, बट प्रॉब्लम इज कि वो जब ड्यू फैक्टर आएगा, बॉल आपको पता ग्रिप करना बहुत मुश्किल है, और 1-2 मैचेस में तो हमने देखा बहुत जल्दी आ जाती है, वो 7वें-8वें ओवर में बॉल आपकी वेट होना शुरू हो जाती है, और फिर आप जितना मर्जी उसको क्लीन करें वो आपकी ना बॉल स्पिन होगी ना सीम और स्विंग होगी, तो फिर आपकी बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी जब, तो फिर आपको चेस करना बैटिंग बहुत कन्वीनियंट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो हमें प्रेसिडेंट भी मिल रहा है टॉस के बाद वो यही नज़र आ रहा है कि तमाम टीम जो टॉस जीत रही हैं वो चेस को प्रेफर इसी रीज़न से कर रही हैं कि उनको फिर आपको प्लस अगर आपने पहले बैटिंग करनी है तो आपने इतना जो टोटल सोचा हुआ है उससे 15-20 रन एडिशनल बनाने हैं, क्योंकि आपने अपने बॉलर्स को कुशन देना ना जी, ड्यू फैक्टर की वजह से 15-20 रन जो कन्वीनियंट हैं, आसानी होगी उनको बनाने के लिहाज से, तो आपने फिर 160-170 पे सेफ नहीं है, then you need to do 185 और 190 almost। मेरे ख्याल में बड़ा मिक्स सा रिजल्ट आ रहा है। नो डाउट हम ड्यू फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और उसका एक रोल है, नेचुरली रोल है, लेकिन अभी तक जितने भी हमने रिजल्ट्स देखे हैं ऐसा नहीं है कि जो चेजिंग टीम हमेशा जीत रही है, बल्कि 50-50 मेरे ख्याल में जो रिजल्ट है जा रहा है कि जो चेजिंग टीम्स भी कुछ जीत रही हैं, कुछ बैटिंग टारगेट रख के भी आप नहीं, वो आप ठीक कह रहे हो, वो तो बिल्कुल ओबियसली इस तरह रिजल्ट की अगर हम स्टैट्स पे देखेंगे, बट जो डिसीजन लिया जा रहा है ना कैप्टन की वजह से, वो उसी लॉजिक की वजह से उसी को प्रवेल कर रही है लॉजिक उनकी कि ड्यू फैक्टर आ रहा है तो कहीं हम फंस ना जाएं और हमारे बॉलर के लिए प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो ना बन जाए, इसी लिहाज से वो चेस को प्रेफरेंस कर रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी मुनाहिल बात कर लें हेड टू हेड की भी, तो दोनों टीमों ने अभी तक के 14 मैचेस खेले आपस में, इक्वल इनके वो विक्ट्रीज हैं, 7 लाहौर कलंदर की है, 7 ही हम देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर की है, तो इट्स मीन के दोनों आपस में बड़ा कांटेदार मुकाबला इनका होता है, हेड टू हेड जा रहे हैं, ज़बरदस्त खेल रहे हैं, कंपटीशन अच्छा देखने को मिलता है, कोई वन साइडेड मैचेस बहुत कम हुए, बड़ा क्लोज मैचेस हमें देखने को मिले, तो ये एक अच्छा साइन है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर से एक्सपेक्टेड है, जो लास्ट मैच उन्होंने काफ़ी बुरा खेला और बड़े मार्जिन से कराची किंग्स से वो हारे, तो इसकी तरफ मेरा ख्याल है वो पूरा जोर लगाएंगे। और मैं इसी मेरे ख्याल में जो लास्ट मैच में इनकी बैटिंग मिसफायर की थी, तो इनकी कोशिश होगी कि ये टारगेट सेट करें, और जिस तरह का इनका बैटिंग लाइनअप है वो अभी ऑलरेडी मुज़बार जी इज़हार, यहाँ पे हम एक दफ़ा चल के स्टैट्स देख लेते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स के, कि उन्होंने कितने मैचेस और किस किस साल में खेले। 2 मैचेस खेले उन्होंने 2016 में, एक कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते, एक लाहौर कलंदर्स जीते।
फिर 2017 में फिर से उन्होंने 2 मैचेस खेले और वो दोनों मैचेस जीत के ले गया कोयटा ग्लैडिएटर्स। 2018 में 2 मैचेस खेले और फिर से एक मरतबा कोयटा ग्लैडिएटर्स एक जीते मैच और दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स जीते। 2019 में फिर से एक मरतबा 2 मैचेस ही उनको खिलाए गए और एक मरतबा कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते और एक मरतबा लाहौर कलंदर्स जीते। 2020 के PSL में फिर से 2 मैचेस खेले जो कि दोनों ही लाहौर कलंदर्स बाजी ले गए उसमें। 2021 में 2 मैचेस खेले और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक जीते और एक ही लाहौर कलंदर्स जीते। और पिछले PSL 2022 के हमने देखा कि 2 मैचेस जीते, 2 मैचेस खिलाए गए, एक कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते और एक लाहौर कलंदर्स जीते। तो वही इरफान जैसे आप बात कर रहे थे कि दोनों मैचेस बराबर जीत चुके होंगे, तो आज का मैच एक डिसाइसिव होगा क्योंकि जो बहुत पुरानी एक राइवलरी चलती आ रही है उसका फैसला भी हो जाएगा कि कौन सी टीम 1 पॉइंट आगे हो जाएगी। इसमें एक बड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं ऐड करना चाहूँगा कि दोनों टीम्स के अगर हम फास्ट बॉलर्स चेक करें, लाहौर कलंदर के जो फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, ये नंबर 1 चॉइस हैं पाकिस्तान के लिए इस टाइम T20 में। दूसरी तरफ जब कोयटा के फास्ट बॉलर्स देखते हैं, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह, ये इन दोनों के बाद जो ऑप्शन आ रही है T20 के लिए पाकिस्तान के लिए दोनों है, तो इन दोनों के भी इस मैच में बड़ी आपस में राइवलरी। नसीम शाह तो परमानेंट मेंबर है, वो तो अब हम कह सकते हैं कि टीम का परमानेंट मेंबर है। हसनैन सेकंड टियर में आपको समझ सकते हैं कि फर्स्ट रिप्लेसमेंट के तौर पे किसी को भी रेडी है। अगर हम कैटेगराइज करें टॉप पे हम समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी है इस टाइम पाकिस्तान का, नंबर 2 पे हारिस रऊफ है, फिर नंबर 3 पे नसीम शाह है, नंबर 4 पे मोहम्मद हसनैन। इनकी आपस में जो राइवलरी है आज के मैच में कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक और बात, अगर बॉलिंग की बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स में भी पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जो कि पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए खेलते हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी वही बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए खेलते हैं। तो आज की राइवलरी तो पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान भी है। एग्जैक्टली यही मैं बात कर रहा था, बिल्कुल जी। उसमें कंपटीशन ऑब्वियसली ये बड़ा अच्छा, यही ब्यूटी है PSL की भी कि प्लेयर भी आपस में उनका मैच पड़ रहा है, वो भी ऑब्वियसली उनका प्लेयर चाह रहा होगा हम बिल्कुल डिमोलिश करें कोयटा को, वो भी यही चाह रहे होंगे हम डेविस्टेटिंग किस्म का स्पेल करें और हम जाके फिर इनको बिल्कुल इनके टॉप ऑर्डर को गिरा दें, बिल्कुल विकेट्स लें। तो ये एक अच्छा साइन है। इससे हेल्दी कंपटीशन से क्या होता है कि इवेंचुअली इंटरेस्ट जहाँ बन रहा है, मैचेस अच्छे हो रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं प्लेयर्स डेवलपमेंट के लिहाज से, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि पाकिस्तान को इन्हीं लड़कों ने सर्व करना है। एहसानुल्लाह की जैसे हमने डेली बात करें, अभी तक के हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो एक हंट में आ गए हैं। तो ये 4-5 लड़के, और हसनैन का परफॉर्म करना बहुत अच्छा है क्योंकि हसनैन का मैंने पेस देखा, वो नसीम शाह से भी ऊपर जा रहा है। तो ये अगर आप 150 की नॉच की बॉल हसनैन कर रहा है, अगर नसीम शाह 145 कर रहा है, 140 से ऊपर तो ओबियसली एक बड़ा फास्ट बॉलिंग ही कंसीडर की जाती है। इस तरह एहसानुल्लाह की बात की तो उन्होंने 153 की हारिस रऊफ ने भी हमें देखा कि 152 की तो बड़ा जबरदस्त। हम मजीद बातें करते रहेंगे, अभी टाइम हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। जल्द वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और आप PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं, मेरा ख्याल है पॉइंट टेबल के वाले से भी कौन सी टीम कहाँ से स्टैंड कर रही है। एज एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस दे रही है शानदार किस्म की, मुल्तान सुल्तान 4 मैच खेले, 3 जीते 1 हारे, 6 पॉइंट के साथ टॉप पे हैं। पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पे है जी, 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारे, 4 पॉइंट के साथ। कराची किंग्स 4 मैच खेले, 1 जीते 3 हारे, 2 पॉइंट के साथ। 2-2 की लाइन शुरू हो गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, 2 मैच खेले, 1 जीते 1 हारे, 2 पॉइंट। ये एक मुझे साइड ऐसी नज़र आ रही है, ये आगे जाएगी और मेरा ख्याल है टॉप 2 में ये कहीं स्टैंड करेगी। फिर कोयटा ग्लैडिएटर है, 3 मैच खेले, 1 जीते 2 हारे, उनके भी 2 पॉइंट्स। लाहौर के अंदर हमारी लाहौर 2 मैच खेले, 1 जीते 1 हारे, और इनके भी 2 पॉइंट्स हैं। तो अभी और एक 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है पॉइंट्स टेबल के हवाले से, कराची किंग्स हालांकि अभी तक सिर्फ 1 मैच जीती है, लेकिन इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में है। इट मींस कि जो मैच हारे हैं वो थोड़े मार्जिन से हारे हैं, लेकिन जो मैच जीते हैं वो बड़े मार्जिन से। 3 मैच जो हारे, एक 2 रन से, एक 5 रन से, एक 6 रन से, तो उनका वो बिल्कुल रन रेट इसी तरह का। और मेरा ख्याल है कराची किंग्स के माइंड में ये चीज़ है, क्योंकि जब प्ले ऑफ के लिए 4 टीमें आगे जाएंगी तो रन रेट का पेचा कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। तो ये वो कंसीडरिंग दिस फैक्ट, वो उनकी एक नज़र इस पे बड़ी है। और जो मैच उन्होंने जीता वो भी उन्होंने कोशिश की कि हम ज़्यादा जल्दी लाहौर को आउट करें, बड़े मार्जिन से जीते। क्योंकि ये जिस तरह की अभी विक्ट्रीज आ रही हैं, मुल्तान जीत रहा है या बाकी साइड्स अभी उस तरह नहीं जीत पा रही, तो ये मुझे लगता है कि ये कई मुकाबला रन रेट पे आना ही आना है। मुल्तान सुल्तान का भी नेट रन रेट पॉजिटिव में, उसके अलावा बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनका नेट रन रेट नेगेटिव में इस टाइम है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आगे इसीलिए हम जोर डालते हैं, एम्फसाइज करते हैं कि नेगेटिव क्रिकेट नहीं खेलनी, पॉजिटिव खेलें, ताकि आप
फर्स्ट टेबल में भी नजर मेरे आए। ख्याल में बड़ी मिस्टेक हुई लाहौर कलंदर से जब कराची किंग्स वाले मैच में, जब व्हेन दे हैड फिगर्ड आउट कि वो चेज नहीं कर सकते, उन्हें अपनी इस तरह चीपली विकेट्स नहीं गिरानी चाहिए थी। उन्हें चाहिए था कि जितना करीब लेके जा सकते हैं लेके जाएं। ये देखिए, यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि आप हर लेवल के ऊपर इसको क्लोजली देखते हो और उसको फिर मॉनिटर करते हुए फिर उसकी तरफ फाइट करते हो। अब ये सर आपने जो पॉइंट की है बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने उसको देखना है और अपने एटलीस्ट मार्जिन को कम से कम रखना है। इरफान, आज के मैच की बात की जाए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, आज की आपकी क्या प्रेडिक्शन है? और इजहार आपकी भी। मेरी तो यही है जी, दिल कहता है लाहौर जीते, दिमाग कह रहा है कोटा जीत जाएगी। ये तो आपका दिल और दिमाग का मुकाबला होगा। मैं दिल और दिमाग से लाहौर के साथ हूँ। आप दोनों के साथ, ठीक है। अच्छा, वैसे मेरा भी दिलो दिमाग लाहौर कलंदर्स की तरफ है कि हमने देखा है कि वो ऑन पेपर ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड है, ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट वो खेलती है। तो देखते हैं अब आज कौन जीता है। एग्रेसिव के साथ थोड़ा सा आपने वो दिल को भी कंट्रोल में रखना ना, ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट भी आपको पता मरवा देती है। तो ये एक कम्बिनेशन है जिसका आपने नफ्स को कंट्रोल रखना है। जो नफ्स को कंट्रोल रखता है प्रेशर सिचुएशन में, वो ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलता है। कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बड़े सीजन्ड कैप्टन है सरफराज, पाकिस्तान के लिए भी कैप्टनसी कर चुके हैं। उनका मुकाबला दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी है जो कि अप एंड कमिंग एक कैप्टन है। और उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे जाके लोग तो तवक्को रखते हैं कि फास्ट बॉलिंग कैप्टन शायद पाकिस्तान टीम के लिए बने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए बनते रहे। तो ये भी एक बड़ा फैसिनेटिंग होगा कि कौन किस टाइम पे टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज काफ़ी मैटर करेंगी इस मैच में। ठीक है जी व्यूअर्स, तो ये थे आज की हमारी PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे वोट 2 हैं लाहौर कलंदर्स के साथ, लेकिन हमारे सीजन एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब का वोट है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ। आधा ये क्वेश्चन करें। अच्छा, 2.5 कह लेते हैं, 2.5 वोट्स हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ और आधा वोट है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ। देखते हैं अब कि कौन सी टीम जीती है। मे द बेस्ट टीम विन। और ये थी हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। कल सेम टाइम पे फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।